ओके, चलो ध्यान देना। कभी इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड वीडियो देखा था पहले? आवाज़ नहीं आ रही होगी, मतलब कम आ रही होगी। सो थोड़ा सा सेटलमेंट। दिस इज ऑल कृपा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थंडरिंग, है ना। ओके, दो सखी को बहुत मजा आ रहा है। समझाया मैंने। ओके चलो कोई बात नहीं। सो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, लॉस ऑफ मोशन। मोशन के बारे में पढ़े थे इस चैप्टर में, याद है ना। उसी के बेसिस पे एक चैप्टर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द बोरिंग इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, सॉरी माय मिस्टेक, टू ब्रिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन और टू चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश और पुल और हिट इट। ओके, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको एक बॉल दे दूं, क्रिकेट बॉल, एंड उसको मोशन में लाना है, ओके, वो स्टडी पड़ा हुआ है आपके हाथों में है, तो आप उसको क्या करोगे? हिट करोगे। हाथों में पड़ा है तो सेकिंग करोगे, फेंकेंगे। तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? वी विल थ्रो इट। ओके, वी विल थ्रो इट। अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं और जाफर जी बैटिंग कर रहे हैं, आया समझ में? तो मैंने उसको ऑलरेडी कुछ बॉल को थ्रो किया है, मतलब बॉल ऑलरेडी मोशन में है, बट जाफर को पसंद नहीं कि वो मेरी साइड आए बॉल। जाफर को उसको स्टेडियम के बाहर भेजना है, तब जाके वो क्या करेगा? हिट करेगा। आया समझ में? तो वी हैव टू हिट सम थिंग्स, वी हैव टू पुश, वी हैव टू पुल। अगर कोई दरवाजा ऐसा है तो खींचना भी पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए, यस और नो? तो दिस ऑल टाइप ऑफ एक्शन वी हैव टू डन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देन ओनली ऑब्जेक्ट कम्स अंडर द मोशन। ऑब्जेक्ट किसके अंदर आ जाता है? मोशन। सो टू ब्रिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन और चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश, पुल और हिट इट। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, पुल और हिट। यही तीन एक्शन जो है उसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बनने वाला है फोर्स का। अगर हम मोशन को याद करें तो मोशन में हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था, पोजीशन के चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में पढ़ा था, एंड दैट इज द वेलोसिटी। याद आ रहा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन। यस और नो? और हमने न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे, कैलकुलेट किए थे कि नहीं किए थे? कंफर्म ना? पक्का ना? ओके। सो ये सारी बातें हमने की तो सही, लेकिन हमने कभी अपने आप को एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि व्हाई दिस मोशन हैपनिंग, ये मोशन हो क्यों रहा है? कभी पूछा था? नहीं। मोशन हो रहा है तो हो रहा है, हमने उसका स्टडी कर लिया। तो आगे जो चैप्टर्स हमने कवर किए, मतलब कि चैप्टर कवर किया 8, उसके अंदर हमने मोशन के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा कि मोशन हो क्यों रहा है। व्हाट इज द फैक्टर्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन। ओके, प्राची क्यों नहीं आ रही? किसी का आइडिया है? ओके चलो, अब मानो कि अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके रुक रहा है। अब हम सोच रहे हैं मोशन तो पढ़ लिया, लेकिन प्रॉब्लम में है कि उसका रीजन भी तो जानना है, व्हाई ऑब्जेक्ट कम्स अंडर द मोशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग में ये सेट हो रहा है कि अगर हम किसी चीज को पुश करें, पुल करें, हीट करें, तब जाके ऑब्जेक्ट क्या आता है? मोशन के अंदर आ जाता है। आया समझ में?
है ना। एक बाइसिकल खड़ी थी, जाके धक्का लगाया तो बाइसिकल मोशन में आ गए। कार खड़ी थी, कार का इंजन बिगड़ा हुआ, मतलब स्टार्टर बिगड़ा हुआ था, ओके, तो धक्का लगाया, कार किस में आ गई, मोशन में, फिर चालू हो गई, फिर इंजन उसको रन करवा के आगे ले गया। यस और नो, है ना। होमवर्क नहीं किया था, सर के हाथ में डंडा था, सर पीछे पड़े, आप आगे मोशन में हैं। ओके, so this all the concept of force, the concept of force based on this push pull hit, ओके, पुश करने से, पुल करने से या हिट करने से कॉन्सेप्ट बनता है मोशन का, मतलब कि फोर्स का कॉन्सेप्ट बनता है, सॉरी। सो विथआउट डूइंग ऑल दिस एक्शन, आप सोचो कि एक जमीन पे एक 500 रुपीज का नोट गिरा हुआ है, 500 रुपीज, क्या मैं, हाँ भाई उठाना ही पड़ेगा ना, मैं वही बोल रहा हूं, ऐसे करके खड़ा रहूंगा, मेरे हाथ में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। आई एम नॉट मैजिशियन, एज वेल एज मैजिशियन के हाथ में भी नहीं आता है, ट्रिक करते हैं ना, सही है, पता है आप लोगों को। सो दिस इज द थिंग बेटा, जब तक उसको कोई पुश नहीं करेगा, जब तक उसको कोई पकड़े के खींचेगा नहीं, पुल नहीं करेगा, अपनी ओर नहीं खींचेगा, तब तक वो अपने आप मोशन में आने वाला नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दिस एक्शंस मस्ट नेसेसरी फॉर मोशन, दैट इज पुश पुल एंड हिट। और उसी के बेसिस में हम सबको एक ही क्वांटिटी के नाम से पुकारना चाहे तो दैट इज द फोर्स। उस क्वांटिटी का नाम क्या है फिजिक्स में, फोर्स नाम है। बात क्लियर हो रहा है? ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश पुल एंड हिट। फोर्स इज इनविजिबल। फोर्स बहुत अच्छा है ना। आज घर पे जाओगे, मार्क्स आगे होगे तो फोर्स आएगा ही आएगा, है ना। एक बार लगने के बाद उसकी इफेक्ट समझ में आती है, ओ हो, यही हुआ था, बट इट इज इनविजिबल, दिखता नहीं है। आया समझ में? फोर्स इज इनविजिबल बट इट कैन एक्सप्लेन बाय द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर पापा ने अच्छे हाथों से फोर्स दिया है तो बंदा 2 दिन तक पड़ेगा, नहीं विधि, नहीं, जस्ट ऐसे बता रहा हूं। ओके, मैं इस सैटरडे थोड़ी चापलूसी करूंगा, आपके घर पे बातें करने वाला हूं मैं, ना करूं? नहीं, मैं तो बताने वाला हूं कि ये रीजन, हाँ, तो आपने बताया नहीं 3 दिन टेस्ट होता है, बोल रहे मेरे को नहीं खाता है, और फिर अब मेरे पापा रखने आते हैं तो फिर उनको भी लेट हो जाता है। ओके, अब तीनों रुको, मैं डिस्कस करता हूँ उसका लेटर ऑन। चलो, सो द थिंग इज व्हाट कि फोर्स जो है वो इनविजिबल है, हम उसके इफेक्ट को ही पता लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। आया समझ में, है ना। सचिन तेंदुलकर ने जस्ट स्क्वायर लेग में क्या किया, हिट किया, कैसे फोर्स लगाया, इनविजिबल, बट वो ऑब्जेक्ट हमने कैसे पता चला कि उसने स्क्वायर लेग में मारा है, जब बॉल वहां से हिट होके गया। यस और नो? मैंने एक बॉल को फॉरवर्ड किक किया, मैं बोल सकता हूं मैंने फॉरवर्ड किक किया, कैसे पता चलेगा? क्योंकि बॉल आफ्टर द हिट कहां जा रहा है, फॉरवर्ड, तो उसके इफेक्ट का स्टडी करके हमें फोर्स के बारे में पता चलता है। आया समझ में? यस और नो? बाकी फोर्स दिखता नहीं है। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। कोई अगर सामने से दौड़ के आ रहा है तो मैं उसको पकड़ सकता हूं फोर्स लगा के, उसकी वेलोसिटी को चेंज करवा सकता हूं। यस और नो? है ना। बाकी कोई बाइसिकल लेके जा रहा है, पीछे से खींच रहे हैं, किया होगा आप लोगों ने, है ना, सेफ्टी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। यस और नो? तो फोर्स इज यूज्ड टू द चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई वेलोसिटी में है तो उसका कम भी करवा सकते हैं, धक्का लगा के बढ़ा भी सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस तरह का लगा रहे हो उस पर डिपेंड्स है, बट यू कैन चेंज द वेलोसिटी, यू कैन इंक्रीज द वेलोसिटी, यू कैन डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यू कैन रिड्यूस इट टू 0, और अगर कोई 0 वेलोसिटी में है तो उसको फोर्स लगा के कुछ वेलोसिटी भी ला सकते हैं। आया समझ में? तो फिजिक्स में फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके थ्रू आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा, ऑफ मोशन टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हो, आइदर डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? डायरेक्शन। ओके, 2 बार आ गया देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन, सॉरी चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर यहां से ये दूसरी बार आ गया। ओके, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। गिव मी वन एग्जांपल इन विच फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसको आएगा? बोलो। क्या? वेरी गुड, गुड। आटा गूंदने के वक्त मॉम जो फोर्स लगाती है ना, तो उसका साइज बड़ा छोटा बड़ा साइज शेप चेंज होता जाता है। रबर बैंड, गुड। स्पंज, गुड, वेरी गुड। तो ये जो कुछ है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, द फोर्सेस अंडर वोज combined effect, there is a no change in a stationary or a state of motion. Stationary state आएगा यहाँ पे। stationary state और state of motion of body are known as which force? Balance force. Just for example, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ओके, और 2 स्टूडेंट्स मुझसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से खींच रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो मैं किसके साइड जाऊंगा? मतलब दैट इज द बैलेंस फोर्सेस। मैं बीच में ही रहूंगा, दैट मीन्स विच फोर्स? बैलेंस फोर्स। आया समझ में? जिसमें मैंने मेरा स्टेशनरी स्टेट चेंज किया नहीं। कभी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में होता है तो भी चेंज नहीं होगा, या तो फिर जब वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसका मूविंग स्टेट भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हो और स्कूटी में वो स्पीडोमीटर 20 मीटर पर सेकंड 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर पे ही स्टिक है, या 40 किलोमीटर पर आवर पे ही वो पॉइंटर है, स्पीडोमीटर शो कर रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। दैट मीन्स कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, तो उस वक्त बैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है? बैलेंस। आया समझ में? तो वहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट मतलब कि समेशन ऑफ दोनों फोर्स, बट दोनों ऑपोजिट थे ना, इसलिए वो समेशन सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और इक्वल फोर्स थे तो 10 - 10 सपोज समझ ले, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं? समेशन को। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अनबैलेंस फोर्स, द फोर्स अंडर whose combined effect stationary body come into the motion are, यार आर नहीं आएगा और आएगा, और there is a change in a velocity of the moving body are known as the which force? Unbalanced force. Force under whose combined effect stationary body comes into the motion. Stationary body है जो किस में आएगा? मोशन में। या तो फिर there is a change in velocity of the moving body known as unbalanced force, जिसको हम क्या बोलेंगे? unbalanced force. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें सबसे पहला किसकी बात करते हैं? इनर्शिया। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स समझ में आया? दिस इनर्शिया इज जस्ट रिलेटेड टू यू। इनर्शिया इज जस्ट रिलेटेड टू यू, है ना? हनी को पता है, ऐसे ऐसे कर रही है, बताओ कैसे? ओके, कैरम को हाँ बोल रही थी, हैं वो कैरम और इनर्शिया लगे। बोलो। ऐसा कैसे? यस, गुड, वेरी गुड, गुड, ओके, सही है। बट इनर्शिया का मैं सही मतलब समझाता हूं, जो आप घर में सुनते हो आपके लिए। इनर्शिया क्या? हाँ, फिर मम्मी कौन सा वर्ड यूज करती है? नहीं, एक आपको एक उपाधि मिलेगी ना उससे। उपाधि मतलब बोलते हो स्पेशल वर्ड्स मिलता है आपके लिए। कौन सा? मैं बताता हूं। इनर्शिया का मतलब है जड़। मम्मी बोलती है जड़ जेवा।
कितने लोगों ने सुना है? ओके, चलो 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 रख दो, पढ़ने की बात पे आते हैं। नहीं बोलते ना, राजस्थानी में नहीं बोलते, गुजराती में ज्यादा बोलते हैं। ऐसा वर्ड है, मम्मी को पूछना घर पे जाके, जड़ जैसा क्या होता है। ओके, सो नाउ लिसन केयरफुली, चलो ध्यान दो बेटा। द थिंग इज व्हाट कि मॉम बोलेगी जड़ जेवा सुधरने, उबो था ने त्याथी, ऐसा बोलते हैं ना। तो इनर्शिया का नहीं बोलते? ओके, कोई बात नहीं, मेजोरिटी में आ गया ना, मतलब कि ठीक है। इनर्शिया का मतलब है गुजराती में जड़ या हिंदी में जड़ बोलते हैं उसको। इनर्शिया का रियल मीनिंग क्या है? अपोज टू चेंज, चेंज करने का अपोज करना। मॉम ने पहले हमें टीवी देखते हुए देखा, फिर भी दूसरी बार भी टीवी देखते हुए ही देखा, तीसरी बार फिर मम्मी आती है बेलन लेके फोर्स लगाने के लिए, ओके, और बोलती है झड़ जेवा उठने। दैट मीन्स कि हमने हमारा चेंज अपोज टू चेंज, हमने हमारा स्टेट चेंज ही नहीं किया। मॉम ने चाहे जितनी भी खरी खोटी सुना दी हमें, हम तो वैसे बैठे थे, है ना, बिगड़े सेंस आधे। आया समझ में? तो लाइकवाइज फिजिक्स में ही ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोज टू चेंज ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोज टू चेंज ऑफ मोशन, मोशन को चेंज करने के लिए अपोज करेगा। समझना कैसे सर, कैसे? तो सिंपल सा है, देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप कार पिकनिक पे गए हो वनडे के, तो कार में बैठे हुए होगे पापा के साथ, है ना, और पापा को हर वक्त डांट मिलती है, तो खाड़ो न तो देखा तो मिलती है ना? ओके गुड, अच्छा है। वो तुम्हारी और मॉम की स्कूटी पे ड्राइविंग होती होगी। अभी हम पिकनिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ओके। पापा कार ड्राइव कर रहे हैं और आप पूरी फैमिली बैठे हुए हो, बराबर, और मॉम ने सुनाई, है ना। दूसरा क्या होता है, तुम तो मस्ती में ही लगे रहे होगे ना, मतलब हाँ क्या सॉन्ग सुनते रहते होगे, या पापा मॉम के बीच में चापलूसी कर रहे होगे। सो द थिंग इज व्हाट, अचानक से पापा ने राइट हैंड साइड मोड़ दिया कार, ओके, तो तुम गए मम्मी के खोले में, है ना, और फिर पापा झुंझ चलाओ ना। अब उसमें पापा की गलती नहीं थी बेटा, आज मैं समझाऊंगा उसमें गलती किसकी थी, साइंस की, इनर्शिया। कैसे कि पापा ने अपनी कार को कौन सी साइड मोड़ दिया, राइट हैंड साइड, तो आप उसी साइड रहना चाहोगे जिस साइड में पहले जा रहे थे। मतलब कि सपोज इस तरह से एक कार है नीचे वाला, और इसमें आप बैठे हो, आप ऐसे जा रहे थे, बराबर, और पापा ने राइट हैंड साइड मोड़ दिया। कौन सी साइड मोड़ दिया, राइट हैंड साइड, तो कार तो मुड़ गई लेकिन आप रह गए। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं है ना कि कार ओपन है तो आप सीधे सीधे चले जाओगे, तो कार के साथ आप धीरे करके ऐसे जाओगे। अब होता क्या है, व्हाट रियली हैपन, सुनो कि व्हेन यू सिट ऑन सीट पर बैठे हुए हो, तो आपका जो लोअर पोर्शन है दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सीट, यस और नो। तो व्हेन कार राइट हैंड साइड मुड़ गई तो सीट भी, कार की सीट्स भी कौन सा साइड जाएंगे, और उस पर तो आप बैठे हुए हो, तो आपका लोअर पोर्शन भी कौन सी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, बट द अपर बॉडी विच इज इन द एयर वो स्टिल सीधा जाने का ट्राई करेगा। एंड दैट्स वाई जब बॉडी में दो पोर्शन अलग डायरेक्शन में मोशन करते तो हम झुक जाते हैं। आया समझ में, बात क्लियर हुआ। अब खड्डा भी आ गया, टर्निंग भी आ गया, अब पापा वापस गाड़ी पे फोकस करके कंसंट्रेट करके चला रहे, ओके। अचानक से आप आगे चले गए, आगे की सीट पे, ऐसा क्यों हुआ, तो आगे खड्डा था, पापा को पता है कि खड्डे में गिरेगी तो वापस डांट मिलेगी, तो उन्होंने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दी, और ब्रेक लगाई तो आप मोबाइल के साथ सीधा आगे, है ना, क्योंकि आप तो पूरे कार में मस्ती करते रहते हो ना, आपके लिए तो वो पिकनिक डे था। तो ऐसा क्यों हुआ वापस, तो आप बैठे थे, सीट पर बैठे हुए थे, यस और नो, और सीट कार के साथ मोशन में था, यस और नो। अब व्हेन सडनली पापा ने ब्रेक लगाई तो कार स्टॉप हो गया और सीट भी क्या हो गई, स्टॉप, लेकिन योर अपर बॉडी स्टिल कम, योर अपर बॉडी वांट टू स्टिल इन अ मोशन, और इसीलिए बॉडी, अपर बॉडी को पता नहीं चला कि मोशन बंद हो गया है, वो ऐसा झुक जाएगा। आया समझ में, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट,
इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मतलब अपोज टू चेंज। जैसे अभी हमने किसके मुंह से सुना था? नम्र, उसके सर ने समझाया था ना, लाइकवाइज। ओके, तो तुम्हें अब कोई भी पहले कोई भी पूछे व्हाट इज द इनर्शिया, तो हमें क्या बताना है? अपोज टू चेंज। आया समझ में? ओके, गुड। सो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज, रेजिस्ट अ चेंज या अपोज अ चेंज। बात क्लियर हो गया ना? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, जैसे नम्र के वर्ड में बोले तो। आया समझ में? और सडनली अगर उसके अंदर चेंज आएगा स्टेट में, तो एक इनर्शिया फील होगा। क्या फील होगा? इनर्शिया। नाउ ये इनर्शिया एक्चुअली में सर डिपेंड किस पे होती है, तो वो भी समझ लेते हैं। मानो कि एक कार में हमने पीछे खली और एक छोटे बच्चे को बिठाया है, एक साइड पे खली। खली, डू यू नो अबाउट खली? ग्रेट खली है ना, खली बॉडी बिल्डर, फाइटर, वो खली बैठा हुआ है, और दूसरा एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। आगे काफी ओपन स्पेस है, पीछे बहुत बड़ी लंबी कार है, पीछे उनको सीट पर ऐसे विदाउट सीट बेल्ट बिठा दिया है, और ड्राइवर में प्रीत को बिठा दिया है। ओके, अब वो कार दबादब से रन हो रही है, और सडनली कार वाले ने ब्रेक लगाई, मतलब दोनों आगे जाएंगे। कौन सा ज्यादा आगे जाएगा? छोटा है नहीं, मास कम है। ओके, हमें वो सीखना है। दैट मीन्स इनर्शिया डिपेंड। ओके, आपके दिमाग में गोले चलने लगे ना, बस यही चाहिए मुझे। तो यहां से हमें क्या समझना है? इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड है? मास पे डिपेंड है। किस पे? मास। जिसका मास कम उसका कम इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा ज्यादा इनर्शिया, है ना? इसलिए मम्मी बोलती है ना, खाई पीन झड़ दियो थोज। ओके, चलो गुड। तो दिस इज सेकेंड वे। इनर्शिया को समझ लिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड है? मास। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। आया समझ में? यस और नो? नंबर टू, अगर मैं जल्दी से चेंज इन वेलोसिटी लाता हूं सडनली, तो बहुत ज्यादा झटक लगेगा, और धीरे धीरे लाऊंगा तो पापा धीरे धीरे मतलब एक बार पापा ने अब गलती कर ली, जल्दी से ब्रेक लगा ली, तो भी पापा को तो डांट सुनने मिली, क्योंकि नम्र सीधा आगे बॉनेट पे है ना। अरे हंस क्या रहा है? आया समझ में? तो द थिंग इज व्हाट, वापस पापा को क्या मिली? डांट। अभी नेक्स्ट वापस अनदर टाइम खड्डा आ रहा है, तो पापा ने शांति से ब्रेक लगाई, तो कोई ना हिला, कुछ भी नहीं। तो अगर टाइम बढ़ा देते हैं वेलोसिटी चेंज करने का, तो इनर्शिया कम रहता है। आया समझ में? इनर्शियल इफेक्ट कम रहता है। गॉट इट ना? धीरे धीरे। तो इस तरह से इनर्शिया के बारे में पूरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब जो भी स्टोरी सुनाई थी वो समझने के लिए। ओके, बात यह है कि इनर्शिया मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ खली का मास का ज्यादा इनर्शिया होता है। इनर्शिया ज्यादा मतलब कि ज्यादा अपोज करेगा, मतलब वो आगे नहीं जाएगा। देखो, रेजिस्ट टू चेंज ऑफ मोशन, जो ज्यादा रेजिस्ट करेगा चेंज ऑफ मोशन को, उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे, बराबर। अब खली का मास क्या था? ज्यादा, तो वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है ना मोशन को, क्योंकि वो आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि मोशन उसकी रेजिस्ट हो रही है। आया समझ में? और जो कम रेजिस्ट कर पाया वो आगे चला जा रहा है। ओके, चलो। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन of an object remains in a state of rest or a uniform motion in a straight line unless compelled to the change the state by an applied force। देखो, 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ने और बार बार पूछेंगे आपको 1 मार्क्स में सेंटेंस स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ए पढ़ लो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object remain in a state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रह सकता है या तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू द चेंज स्टेट बाय द अप्लाइड फोर्स। कब तक वो सेम मोशन में रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता।
आया समझ में? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नॉन एज, यस यस, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, सपोज ए स्ट्रेट पाथ है और इसके ऊपर कोई ऐसे बॉल यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रहा है, तो वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन कंडीशन ऐसा है सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं थोड़ा ट्रैवल करने के बाद, एंड दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। हमने तो बोला कोई फोर्स ही नहीं लगना चाहिए, फोर्स लगेगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो ही जाएगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से वो स्टॉप हो जाता है। अगर वो फोर्स नहीं है ऐसा एज्यूम करेंगे तो फिर वो चलता ही जाएगा। आया समझ में? तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेयर्ड टू द चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। जब तक फोर्स नहीं अप्लाई होता तब तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में मोशन करता रहेगा। आया समझ में? यस और नो? अब देखो ये वाला एग्जाम्पल मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको पता है कि हम ऐसे पिलर बनाते हैं कैरम्स में, यस और नो, और फिर अच्छे से स्ट्राइकर से ऐसे लगाते हैं कि एक ही कुकरी निकलेगी, बाकी सब ऊपर से रहेगा सेम टू सेम, थप्पी नीचे आ जाएगी। यस और नो? हुआ है कि नहीं हुआ है? और कुछ मेरे जैसे करेंगे जिसमें स्ट्राइकर ही कूद के बाहर निकल जाएगा, या कुछ ऐसे भी हो गए कि जिसमें एक ही बार में सब फैला देंगे। लेकिन अगर आप केयरफुली अगर आप सिर्फ नीचे के ऊपर स्ट्राइक करो तो सिर्फ फोर्स नीचे को लगेगा, जिसको फोर्स लगा है उसका मोशन, वो मोशन में आ जाएगा, और बाकी सब ऊपर से नीचे आ जाएंगे। बात समझ में आया? यस और नो? फिर ये भी किया होगा आप लोगों ने, ओके बाकी कर लेना है। आपको एक हार्डबोर्ड लेना है, पतला सा है, उतना भी ज्यादा नहीं, उठा इन शॉर्ट, ग्लास लेना है और एक हार्ड कॉइन लेना है, थोड़ा ज्यादा मास वाला, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, तो 5 रुपीज का कॉइन, ओके। और फिर आपको इसको नाखून से टैप करके ऐसे लगाना है झटका, तो ये मोशन में आएगा, एक किस में आएगा? मोशन में, और वो कॉइन सीधा ग्लास में चला जाएगा। आया समझ में? पानी नहीं है, मतलब ग्लास है तो ग्लास में चला जाएगा। ओके क्लियर हुआ? आया ना? ओके। Place a water-filled tumbler on a tray and hold the tray and turn around as fast as you can. So we observe that water spills. Why? So when the tray is turned around faster, the tumbler topples over because of its tendency remain to state of rest and water spills. उसको तो steady रहना था, लेकिन हम उस ट्रे को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, मतलब मोशन में ला रहे हैं, तो वाटर वहीं पे रहने का ट्राई करेगा, लेकिन हम उसको घुमा रहे हैं, इसकी वजह से वो वाटर क्या होगा? स्पिल्स होगा, बाहर घूमेगा। आ रहा है समझ में? एक हमने ग्लास रखा और फिर ट्रे को घुमा रहे हैं, तो ग्लास भी उसके साथ घूमेगा ना, ओके। अब हम सेकेंड लो पे जाएंगे, इनर्शिया एंड मास के बारे में समझेंगे। तो देखो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मैंने बोला जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट हैविंग, देखो, मोर मास हैज अ मोर इनर्शिया, और इस पे से बनेगा कौन सा लो? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम कंटेंट कवर करेंगे, पता है ना, पहले 1-2 लेक्चर स्टार्टिंग में चैप्टर के क्या कवर करने का होता है? कंटेंट, जिसमें मैं ज्यादा बोलूंगा आप कम, फिर धीरे धीरे हमारी गाड़ी क्वेश्चंस आंसर पे जाएगी। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हम करते हैं, है ना, उस हिसाब से 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो 500 क्वेश्चंस तो हो ही गए, ओके। चलो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम के बारे में सबसे पहले समझते हैं। मोमेंटम करके एक क्वांटिटिव क्या होता है? सो द मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P and that is nothing but product of mass and velocity, mass into velocity, which is known as what? Momentum, P. So the momentum of an object is nothing but product of its mass and velocity. Mass into velocity करेंगे, मोमेंटम मिल जाएगा, तो P equals to mv। ऐसा यूनिट मोमेंटम का क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज अ विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इट रिक्वायर्स डायरेक्शन, एक चैप्टर में सिखाया था, ओके। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में कौन होगा? मोमेंटम, क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं है।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज में, मतलब मोमेंटम में चेंज आना, रेट ऑफ चेंज आता है ना बेटा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फटाफट से थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप करवा देता हूं। दैट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज प्रोपोर्शनल, दैट इज इक्वल्स टू change in momentum, not proportional to, that is equals to P2 minus P1, that is equals to, देखो अभी हमने देखा मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी। तो देखो मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, पता है ना, हमने 9th चैप्टर में, सॉरी 8th चैप्टर में किया था, v फाइनल वेलोसिटी, और दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो अब मैं क्या करूं, m कॉमन निकाल लूं, v माइनस u, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं रखना था, इक्वल्स टू रखना था, और हो सके तो ए वाला इक्वल्स टू इस इक्वल्स टू के नीचे रख के ऐसे स्टेप लिखिएगा। आया समझ में? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू, ये रहा आपका चेंज इन मोमेंटम, दैट इज m इन द ब्रैकेट v माइनस u। मैंने बोला रेट ऑफ चेंज होता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आया समझ में? और अब हम याद रखेंगे कि अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी आएगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ। हमने बोला था ना कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू विच फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड दैट्स व्हाई F is proportional to this thing. Yes or no? When we remove this proportionality sign, we have to put equals to as well as constant. तो हमने constant क्या रखा, K, M का M, और आपको पता है V minus U by T, हमने बोला था चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम 8th चैप्टर, उसमें हमने इसको A बोला था, या तो फिर आपको पता होगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, तो u उधर चला गया तो v माइनस यू हो गया, यस और नो, और दिस इज ए टी, टी जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा a, तो इस v माइनस यू बाई टी की जगह पे क्या रखेंगे, a, तो k m इंटू a, k इज विच कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी। बट अगर मैं 1 यूनिट ऑफ फोर्स लेता हूं तो k का k, मास का 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोग्राम, और a यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एट दैट टाइम k का वैल्यू हम कितना लेंगे, 1। तो उस हिसाब से a जो फोर्स का फॉर्मूला है, k का 1 ले ले तो m इंटू a, F इक्वल्स टू ma मिला, मतलब फोर्स इक्वल्स टू मा, ma मतलब व्हाट, मा, यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या बोलते हैं उसको दूसरा, न्यूटन। देखो ये किलोग्राम ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो शॉर्ट में बोलना हो तो न्यूटन नाम के साइंटिस्ट के नाम से हम उनको क्या नाम, यूनिट को क्या नाम दिया है, न्यूटन। जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट को पढ़ते हैं ना तो वो कैपिटल आता है, बताया था मैंने पहले भी, याद रखना है। सो अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ हाउ मच किलोग्राम। जब मास 1 kg लू और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लू तो 1 इंटू 1 1, तो 1 न्यूटन फोर्स 1 kg मास वाले बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। आया समझ में, यस और नो? तो 2 सेकेंड लो तक आज हम रखते हैं, कल थर्ड लो से आगे बढ़ेंगे। गॉट इट?